नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बीपीएससी ट्री में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर समान अध्ययन सभी एग्जाम में आता है, चाहे अब पहली से 12वीं तक की बात करें तो समान अध्ययन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उन्हीं में से कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें यह है कि प्राचीन प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन। ये क्वेश्चन बहुत आता है कालीबंगन के विषय में। कालीबंगन किस राज्य में है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कालीबंगन के ऊपर बात करेंगे तो कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? राजस्थान में देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। देखिए, कालीबंगन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हुए हैं, जैसा कि आप देखेंगे तांबे तांबे की धातु से निर्मित औजार, हथियार और कुछ मूर्तियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो मिली हुई चूड़ियां हैं ये काले रंग की हैं। कैसे हैं? तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगन भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, किसकी वजह से कहा जाता है? तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगन का नाम दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आ सकता है, इसलिए आप इसे नोट जरूर करें। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, इसकी बड़ी रोचक सी कहानी है। ये नर्मदा घाटी के तट पर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें नर्मदा घाटी की तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिले हुए साक्ष्य के जीवाश्म के साक्ष्य हैं जो प्रथम मानव के हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 5 लाख साल पुराने हैं। कितने साल पुराने हैं ये? तकरीबन 5 लाख साल पुराने अवशेष हैं। इन्हें यहाँ अगर इनकी खोज कब हुई, अगर ये प्रश्न पूछा गया आपसे, तो भैया 1982 1982 में से खोजा गया था। 1982 में से खोजा गया था, 1982 में से खोजा गया था, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत में प्राचीनतम संस्कृति है, भाई भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? तो ये पुरापाषाणिक संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? पुरापाषाणिक संस्कृति है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे संस्कृति के विषय में तो ये वह काल था जब मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। पुरापाषाणिक संस्कृति में मनुष्य ने क्या किया था? पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। हालांकि इस काल में मनुष्य जो था शिकार करके ही अपना भरण पोषण कर रहा था, अर्थात उन पत्थरों से औजार बनाता था और जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाता था, अपना भोजन आदि का इंतजाम करता था। ये ध्यान रखिएगा। एक अगला प्रश्न आता है कि भारत में एक विश्व विख्यात शैलचित्र स्थल कहां पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो जवाब आएगा भीमबेटका। कहाँ आएगा भैया? भीमबेटका। अब ये बताइए, ये भीमबेटका एक्चुअली किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, भीमबेटका है कहाँ, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो भीमबेटका जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और भीमबेटका जो प्रसिद्ध रहा है वो अपनी गुफाओं के लिए रहा है। किसके लिए रहा है? गुफाओं में जो शैल चित्र बने हुए हैं ना, उन चित्रों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। हालांकि शैल जो चित्र रहे हैं इसमें जीवन के रोजमर्रा की गतिविधियां आपको देखने को मिलता है, जैसे कि किस तरह से शिकार होता था, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, है ना, साज सज्जा, ये सभी आकृति आपको दिखाई देती है जो पत्थरों में उकरी हुई है। और इस तरह की कुछ आकृतियां आपने अवश्य यहाँ पे एलोरा और अजंता की गुफाओं में भी इस तरह की कृतियां देखी होगी जो विश्व विख्यात है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ। देखिए, मनके क्या होते हैं? अगर हम मनके की बात करेंगे तो एक मोती आप समझ सकते हैं, गुड़िया आप समझ सकते हैं जिसमें छेद है और जिसमें धागा पिरो के आप लोग क्या कर सकते हैं? माला बना सकते हैं। उसे ही आप क्या कहते हैं? मनका कहते हैं या मनके कहते हैं। तो ये मनके का जो निर्माण होता है ये कहाँ हुआ था? प्रश्न ये बनता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, है ना, जिसे कहते थे लोथल। लोथल अभी वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में गुजरात में है लोथल। और लोथल से ही मनका बनाने का कारखाना और कपास के सबूत यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं। चिरांद। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीन खालिस्तान के अवशेष मिले हुए हैं। देखिए, चिरांद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिरांद अभी वर्तमान में कहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव अर्थात उदय हुआ था या यहाँ पे कृषि कर्म के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं, तो वो कहाँ पर है? अब देखिए, ये जहां मिलते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कृषि कर्म क्या होता है। देखिए, कृषि कर्म का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जैसे कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि आप फसल उगाना सीख गए हैं, फसलों की बुआई करना,
अच्छे तरीके से फसलों को उगाना, इसे कहते हैं कृषि कर्म। और कृषि कर्म के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाण काल से मिलते हैं, याद रखिएगा। दमदमा पुरास्थल स्थित है, तो ये भैया आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। दमदमा पुरास्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। हालांकि इस जो ये पुरा स्थल है, यहाँ पर मुख्यतः अगर आप देखेंगे कंकाल मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? कंकाल मिले हुए हैं, याद रखिएगा। 28 कंकाल मिले हुए हैं और यहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण भी मिले हुए हैं। हड्डी के बने हुए उपकरण जैसे हथियार वगैरह हो गए हैं या अन्य तरीके, और आभूषण है ना, वो भी हड्डियों के बने हुए मिले हैं। कंकालों के अवशेष मिले हैं दमदमा पुरास्थल से। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सा सेशन है और जिनमें से क्वेश्चन बनकर आना निश्चित है, ये आप भी जानते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। देखिए, सारा मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बीच बीच में आपका नॉलेज भी चेक करना जरूरी है। हालांकि बताइएगा मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर आप बता पाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ हम बात करेंगे कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो देखिए, ताम्र पाषाण युग के कारण, कॉपर एज भी इसे कहते हैं, और इसी एज के कारण इसे कहीं ना कहीं कैल्कोलिथिक कहा गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है और आ भी जाता है। देखिए, इसमें तांबे का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, चाहे औजार हो या अन्य चीजें हो, उसमें तांबे का काफी इस्तेमाल हुआ है और इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो है। देखिए, इस समय की अगर बात करेंगे वर्तमान समय में, तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो देखिए हड़प्पा का उत्खनन जो था 1921 में किया गया था। कब किया गया था मित्रों? 1921 में किया गया था। मैं चाहूंगा कि आप सभी जो बच्चे हैं यहाँ पे वो ये बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के जन्मदाता कौन है, किसने खोजा था हड़प्पा सभ्यता को। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, है ना। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला प्रश्न आता भी है। सेंधव काल खालिस्तान पुरास्थल के द्वारा हल की जुताई के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो खेती है, हल की जुताई के जो प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं, ये कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। हड़प्पी संस्कृति यहाँ पे के उपकरण निर्मित थे। तो देखिए, हड़प्पा जो संस्कृति थी, जिसे आप सिंधव संस्कृति भी कह सकते हैं या सभ्यता भी कह सकते हैं, जिसमें आपको कांसे या ताम्र के बने हुए उपकरण देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपने अभी पूर्व में देखा। यहाँ आईआईटी खड़गपुर में अध्ययन दल की एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार खालिस्तान वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है। तो लगभग ऐसा माना गया है कि 900 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, और 900 वर्षों तक बारिश ना होने पर यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। आजू बाजू के जो आइट साइड के जो जलाशय थे उनमें पानी समाप्त होता गया, जिस वजह से पानी ना होने की वजह से लोगों ने पलायन किया, या अन्य अन्य कारणों से भी यहाँ पे इस सभ्यता का अंत हुआ। हालांकि इसका मेन कारण यही था कि जो प्राकृतिक रिसोर्स होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उनका एंड हो जाना, उनका समाप्ति हो जाना, इसी तरह से सभ्यता खत्म होती है। अगर आपने अभी भी देखा है, अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज में किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है। वो भी आज ऐसा हो सकता है कि एक दिन यही समय आए जिस तरह सिंधु घाटी की सभ्यता का समय आया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। नगर नियोजन अर्थात यहाँ पे सुव्यवस्थित नगर बनना। जैसे आप देख रहे हैं ना, आज कॉलोनी बनती है जिसमें प्रॉपर तरीके से नालियां होती है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, यहाँ पे समकोण काटती हुई रोडें होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? सिंधु सभ्यता की एक बड़ी विशेषता है, नगर नियोजन, या नगर कह सकते हैं, व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। इसे नगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राकृतिक थी, नगरीय थी, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया। यह हड़प्पा कालीन स्थल जहां पर हल या टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए, यहाँ पे टेराकोटा सुन के थोड़ा सा लगता है कि एक्चुअल क्या है ये। देखिए, टेराकोटा जो है एक प्रकार से ये पकी हुई मिट्टी है, जिसे टेराकोटा कहते हैं। हल तो आप जानते हैं जिससे खेतों आदि की जुताई होती है, तो ये हड़प्पा कालीन स्थल में ही प्राप्त हुए हैं, और बिल्कुल इसका जवाब आप लोग जानते ही, आपको दिख भी रहा है मेरे हिसाब से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। तो देखिए, हड़प्पा और इनके मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी जी
और KN दीक्षित और MS वास की हम बात करते हैं। हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अभी कई बार एग्जाम में आ चुका। ऑलरेडी बता दूं कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कहाँ पे है, तो वो लोथल में, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के संबंध में पुरातात्विक स्थल लोथल नदी के तट पर स्थित है। ये पुरातात्विक स्थल की बात कर रहा है, लोथल नदी के तट में स्थित है, तो ये ना भोगवा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो देखिए ये पता चलता है धोलावीरा में। कहाँ चलता है? धोलावीरा में ये पता लगता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः उपयोग होते थे, लाल रंग के होते थे, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता युग का अंतर्गत आती है, तो ये अध ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है, ये भी थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था, तो देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पे इनका बड़ा व्यापारिक संबंध था हड़प्पाओं का। और सिंधु घाटी के लोग थे, तो भैया हिंदू उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, चन्नू हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। चलिए थोड़ी सी वैदिक सभ्यता के विषय में भी हम लोग जानेंगे, और डेफिनेटली आपको मेरे हिसाब से इससे बहुत लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है, और आप जानते ही हैं कि ऋग्वेद से ही आपका यहाँ पे गायत्री मंत्र भी लिया गया है। जो गायत्री मंत्र आया है वो ऋग्वेद से ही देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे आगे चलते हैं। पुरुषार्थ जो है यहाँ पे ये 4 होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से, अगर नहीं पता है तो एक्चुअली मुझसे भी पूछ सकते हैं आप लोग। गायत्री मंत्र खालिस्तान पुस्तक से मिला, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि ऋग्वेद से मिला हुआ है। किससे मिला है? ऋग्वेद से मिला हुआ है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें मिलता है? यज्ञ के लिए 7 प्रकार के जो पुरोहित है इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद से। किसमें मिलता है? ऋग्वेद से देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदों से देखने को मिलता है। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वेदों की संख्या 4 बताई गई। कितनी बताई गई है? वेदों की संख्या 4 बताई गई है, और आप सभी जानते हैं कौन कौन से वेद हैं वो। त्रयी, त्रयी का क्या अभिप्राय होता है? तो त्रयी का अर्थ होता है 3 वेद। कितने वेद होते हैं? 3 वेद। प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो देखिए यहाँ पे जो परुष्णी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसके ऊपर समर्पित है? देखिए नवा मंडल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, नवा मंडल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सोम और इस पे पर नामांकित देवता को ये समर्पित है पूर्णतः, अगर आपको बता दूं यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे अगले में बोगज कोई के महत्व इसलिए था क्योंकि देखिए वह एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है, तो ये चीजें यहाँ पर है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो ये धर्म शास्त्रों के समय से ही अछूत की अवधारणा उदित हुई है। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है तो वो यजुर्वेद है। वैदिक देवता नहीं था, तो यहाँ पे कार्तिकेय जो थे वैदिक देवता नहीं थे। महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भैया 18 महापुराणों की संख्या मानी गई है, ये ध्यान रखने वाली बात है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या वैल्यूएबल लगा या नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बता सकते हैं। और एक बात और आप लिख सकते हैं कि इस सेशन को कितना आगे लेकर जाना चाहिए, क्या इसका पूरा एक कंप्लीट सेशन होना चाहिए, और क्या ये बीपीएससी ट्री में कितना हेल्पफुल रहने वाला है आपको, ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो तमाम बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड सभी से मिलेंगे अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतने, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।